Okay, who can define genetics? कौन डिफाइन कर सकता है जी? कोई बता सकता है? दिस इज 10th कक्षा। ये चैप्टर तो हटाया नहीं है ना सीबीएसई ने इस साल में? नो सर। ओके, जेनेटिक है, जेनेटिक्स। टेन पॉइंट सिक्स। Okay, genetics is the study of heredity. Okay, genetics is the study of. Let me give the definition for this. Genetics. हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? Heredity means Sir, transfer of a character from one generation to another generation. okay, the passage of the inheritance of. चलो इसी को लिख दे रहे हैं। Heredity means passage of ठीक है genetic information from parent to कहाँ? Offspring. Fine. Offspring. इसको हम लोग जेनेटिक्स कह सकते हैं। जेनेटिक्स के और भी बहुत सारा डेफिनेशन हो सकते हैं, है ना? और एक डेफिनेशन मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम कुछ बता दें आप लोग को, जीन क्या होता है। कैन एनीबॉडी डिफाइन व्हाट इज जीन? ओके, जीन ये स्ट्रक्चर देखो जी कभी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कहीं पे देखो आप लोग, इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप लोग। यस सर। क्या बोलते हैं इसको? डीएनए कहते हैं। फाइन, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज जीन एक्चुअली। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फाइन, डीएनए का मतलब यही होता है। सी, डीएनए बना हुआ रहता है इस तरीके के मॉलिक्यूल से, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये सब मॉलिक्यूल्स होते हैं। फाइन,
ये इस तरीके से रहते हैं, ये किस क्लास का टॉपिक? है ना, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट रहता है डीएनए के अंदर। ये डीएनए के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। फाइन, नाउ ये जो पैटर्न है ना, ए टी ए जी सी सी सी, ये जो पैटर्न होता है ये डिफाइंड होता है कि ए के बाद मतलब ए टी के बाद जीसी आएगा, जीसी के बाद ए टी आएगा, जीसी के बाद फिर सी जी आएगा, इस तरीके से ये पैटर्न तय रहता है, रैंडमली नहीं होता है। फाइन, सो ये कुछ पैटर्न मिल के, ये कुछ पैटर्न मिल के एक प्रोटीन को कोड करते हैं, एक प्रोटीन को कोड करते हैं। मतलब ये पार्टिकुलर पैटर्न मिलके एक प्रोटीन को बनाएंगे। सो इस पार्टिकुलर पैटर्न को हम लोग कह सकते हैं, इस पार्टिकुलर पैटर्न को कह सकते हैं हम लोग जीन। ठीक है, सो जीन एक्चुअली में है क्या? तो जीन एक्चुअली में इट्स कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इन सभी को हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, इसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो ये जो जीन को डिफाइन करना चाहेंगे तो इसका डेफिनेशन हो सकता है, इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज करेक्ट, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, रखते आ रहे हो, है ना। लेकिन सही मायने में है क्या ग्रास रूट लेवल पे? सो इट इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स arranged in unique manner and coding for amino acids or polypeptide or protein, है ना। इसको हम लोग कहेंगे जीन। ये आपने कहा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस सही, कहने का मतलब यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहने का मतलब है कि यही पार्टिकुलर सीक्वेंस पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है ना। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता क्या है? पेरेंट्स गिव्स देयर स्पर्म सेल्स एंड ओवा सेल्स। तो स्पर्म सेल्स के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। इसके अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? डीएनए रहता है ना। ये रहा डीएनए। फाइन, ओके। तो उस डीएनए के अंदर पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंसेस होते हैं जो कि पास होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, इसलिए इसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा गया। सही मायने में जीन ये होते हैं। ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए तो, सूक्ष्म लेवल पे देखा जाए तो, सही मायने में धरातल पे देखा जाए जीन है क्या? सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर जीन। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, इसको जीन कहेंगे। नाउ जीन हैज टू फॉर्म्स। जीन के दो फॉर्म होते हैं। ए जीन हैज टू फॉर्म, that is called alleles। क्या कहेंगे? alleles कहेंगे, ठीक है, alleles। फॉर एग्जाम्पल वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हम लोग डिप्लॉयड है कि नहीं है? वी आर डिप्लॉयड मीनिंग वी हैव टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम दो अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. ओके। एक क्रोमोसोम दो अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, मतलब इट विल प्रेजेंट ट्वाइस, ठीक है, दो गुना प्रेजेंट है। कम ऑन, यहाँ पे एक पार्टिकुलर जीन प्रेजेंट है ना। यहाँ पे पार्टिकुलर जीन प्रेजेंट है, सेम जीन इज प्रेजेंट ओवर हियर, है ना। सेम जीन यहीं पे प्रेजेंट है। तो हम इसको जीन 1 और जीन 2 नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एलील 1 एंड एलील 2।
ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एलील कैपिटल ए, एलील स्मॉल ए। फाइन, ओके, इस तरीके से कहेंगे। एंड दिस टू एलील आर फॉर अ पर्टिकुलर जीन। है ना, दोनों को मिला के टुगेदरली हम लोग कहेंगे जीन। समझ में आया? यहाँ पे भी आपका डीएनए सीक्वेंस इस तरीके से होगा, यहाँ पे भी डीएनए सीक्वेंस आपका इस तरीके से होना है। फाइन, यदि एक ही को कंसिडर करेंगे हम लोग, यदि इसी को कंसिडर करेंगे तो हम कहेंगे एलील है, इसको यदि कंसिडर करेंगे तो हम लोग कहेंगे एलील। यदि दोनों को एक साथ प्रोनाउंस करना चाहेंगे देन वी कॉल्ड एज नॉन एज जीन। यहाँ पे रुकू मैं और थोड़ा और कुछ एलैबोरेट करने की कोशिश करूं। पहले तो समझे आप लोग कि हम लोग डिप्लॉइड है, मतलब हमारे पास सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि एक ही क्रोमोसोम दो नंबर में दो गुना प्रेजेंट रहता है, एक ही क्रोमोसोम दो गुना प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, now allele may be dominant or recessive। ठीक है, डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। डोमिनेंट कहने का मतलब होता है पावरफुल एलील, समझने के लिए पावरफुल एलील, ठीक है ना। इट कैन एक्सप्रेस कहने का मतलब लक्षण दिखाना। डीएनए का काम क्या था भैया? प्रोटीन बनाना, मतलब ये प्रोटीन बना सकता है। इट कैन एक्सप्रेस EXPRES fully even if it is present alone, even it is present alone। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे डोमिनेंट एलील। फाइन, रिसेसिव क्या हो जाएगा भैया तब? तो रिसेसिव एलील वो होंगे जो कि वीक एलील कह सकते हैं, वीक एलील। फाइन, ये एक्सप्रेशन नहीं करता है। इफ इट इज प्रेजेंट अलोन it cannot express itself। if it is present alone then it cannot express itself। यहाँ पे एक्सप्रेस कहने का मतलब है कि अपना प्रॉपर्टी दिखाना, फंक्शनल प्रोटीन को बनाना, पावरफुल प्रोटीन को बनाना। नोट करेंगे यहाँ पे, यदि एलील डुप्लेट कंडीशन में है, डबल कंडीशन में है, तभी भी ये डोमिनेंट का तरह एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक ना। इफ two dominant alleles are present, then it can express the character as strong as the dominant allele। ठीक है, यदि दोनों रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है एलील्स, तो जरूरी नहीं है कि वो पावरफुल कैरेक्टर को
दिखाए, दर्शाए, ठीक ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे समझेंगे। एग्जाम्पल टू शो द फंक्शनिंग ऑफ एलील्स, ठीक है। जैसे कि हम कैपिटल टी लिख रहे हैं, है ना, तो हम कहेंगे बोथ आर डोमिनेंट एलील, ये डोमिनेंट एलील्स हैं। इसको हम लोग रिसेसिव एलील कहेंगे, रिसेसिव एलील कहेंगे, ठीक है। एंड वी नो दैट these alleles is for gene which is coding for the tallness, the height of the plant. These are the gene which controls the height of the plant, है ना। ये जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीन है। इस जीन का काम है कि पौधे का हाइट को इम्पार्ट करे, पौधे को हाइट प्रदान करे, है ना। तो पौधे का हाइट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है कि नहीं है? दीक्षा आप बताओ जरा, पौधे का हाइट या ह्यूमन बीइंग का हाइट छोटा या बड़ा हो सकता है कि नहीं? Yes, sir, it can be. ओके ओके गुड। तो ये बड़ा हाइट होगा किसके चलते? डोमिनेंट एलील के चलते। रिसेसिव एलील के चलते क्या होगा? छोटा हाइट होगा, है ना। हम यहाँ पे आपको एलील समझा रहे हैं। इसको हम लोग कहेंगे डोमिनेंट एलील, इसको कहेंगे हम लोग रिसेसिव एलील। फाइन, दिस एलील्स आर फॉर व्हाट? किसके लिए है? तो जीन के लिए है। कौन सा जीन के लिए है? ऐसा जीन जो कि हाइट को कंट्रोल करेगा, ठीक है, हाइट को कंट्रोल करेगा। चलिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं हम। जैसे कि हम लिख रहे हैं आर, ठीक ना, इसको हम लोग डोमिनेंट कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लिख रहे हैं स्मॉल आर, इसको हम लोग कह रहे हैं रिसेसिव, ठीक है। एलील्स डोमिनेंट एलील्स है ना, रिसेसिव एलील्स की हो गए एलील्स, ठीक है। ये एलील्स है और ये किसी कैरेक्टर को कोड करेगा। अब मान के चलो हमने आर लिख रखा है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कौन से जीन को? वो जीन जो कि रेड कलर को इम्पार्ट कर रहा है। कहा गया जीन imparting red color to flower, sorry, color to flower, है ना। फ्लावर को कलर इम्पार्ट करेगा। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर होने के चलते फ्लावर का कलर रेड हो जाएगा और स्मॉल होने के चलते ये हो जाएगा व्हाइट। उसी के तरह यहाँ पे डोमिनेंट एलील होने से हाइट क्या हो जाएगा? टॉल हो जाएगा, और रिसेसिव एलील होने के चलते शॉर्ट हो जाएगा। Come on, I'm giving you few minutes to understand this. क्या है डोमिनेंट एलील, क्या है रिसेसिव एलील्स, हम क्या लिख रहे हैं एक्चुअली, क्या है जीन, है ना। ये समझाया है जीन क्या है, एलील्स क्या है, थोड़ा समझो तो। ये आपके लिए 100% न्यू टर्म्स है, समझो जरा और सवाल करो। कुछ भी नहीं समझ में आया तो फिर से बोलो हमको रिपीट करने के लिए, आई विल रिपीट।
The recessive allele, so in the second point you have written, if it is present alone, then it can't express itself. So I'm not able to get the sentence. बेटा आपका आवाज ना एकदम क्लियर नहीं है, मतलब आप बोलते हो ना तो गूंजता है आवाज, क्लियर नहीं हम समझ पा रहे क्या वर्ड बोल रहे हो आप. In the recessive allele, so you हाँ. you wrote it is present alone, then it can't express itself. So I'm not getting the sentence. The second point. It cannot express itself fully लिखा होगा मैंने. It cannot express itself fully. So can you ठीक ना, explain? जितना एक्सप्रेस करना चाहिए था उतना एक्सप्रेस था, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जैसे कि रिसेसिव एलील है, कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया, स्मॉल टी रिसेसिव हो गया, है ना. पौधे का हाइट मान के चलो 5 फीट होना चाहिए था, लेकिन उसका हाइट 3 ही फीट हुआ. इसका मतलब कि उसके पास रिसेसिव एलील्स है, और रिसेसिव एलील्स कैन नॉट एक्सप्रेस सेल्फ फुली, है ना, अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ये है इसका मतलब. Okay, sir. ठीक है. Yes, sir. He did. Can you scroll down? Yeah, I'm doing. नारायण सर भैया, नारायण सर भैया चंद्रशेखर की तो थी ना कैसा. ठीक है, complete it. Wait a minute. लिख लीजिए सब लोग, आगे बढ़ें. Yes, sir. ओके, ये एलिल्स हो गया, इम्पार्टिंग कलर टू द फ्लावर. नाउ आगे बढ़ते हैं. कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस बता रहे हैं. पूछता है हमेशा क्वेश्चन, ओलंपियाड में पूछता है, इधर भी पूछता है. ओलंपियाड और
character and trait. ठीक है, जैसे कि मैं कहूंगा पौधे का हाइट, पौधे का हाइट, पौधे का रंग, पौधे में फ्लावर का पोजीशन, ठीक है, गाय का रंग, फूल का रंग। अभी तक जितना भी मैंने कहा ये सब कैरेक्टर्स है, ठीक है। अब मैं कहूंगा पौधे का हाइट छोटा है, बड़ा है, ठीक ना। पौधे में फ्लावर का पोजीशन एपिकल पे है, एक्सिलरी है, ये दोनों ट्रेट हो गए। फूल का कलर उजला है, लाल है, ये हो जाएंगे ट्रेट। रंग यहाँ पे कैरेक्टर है, रंग यहाँ पे कैरेक्टर है, काला नीला ये ट्रेट हो गए। फल का साइज बड़ा है, छोटा है, फल का साइज, साइज इज अ कैरेक्टर, छोटा या बड़ा दिस इज ट्रेट। समझ में आया? Yes, sir. हेलो, बहुत सही यार, तेज हो तुम लोग। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आता है ट्रेट से और कैरेक्टर से। A character is a heritable feature of an organism. Fine. Okay. While the trait is always contrasting. CONTRASTING. Always contrasting, and it tells the actual condition of the individual. Example: height of the plant. And here height is what? Height is The character. character. Now, tall height and short height. Tall height, short height. ठीक ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रेट्स हो जाएंगे। और देखो ट्रेट कॉन्ट्रास्टिंग है कि नहीं है? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब समझते हैं जी? एक दूसरे का ऑपोजिट बोल सकते हैं क्या? एक दूसरे का ऑपोजिट, Yes, sir. कॉन्ट्राडिक्टरी, Opposite. है ना? तो ये Yes, हो sir. जाएंगे ट्रेट्स। तो ट्रेट ही एक्चुअल में फिजिकल पोजीशन बताता है। ट्रेट एक्चुअली टेल्स द फिजिकल पोजीशन, physical position of the plant, of the organism. ठीक है, ये सब कुछ
टर्म्स है जो आपको जानना होता है। चलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. ना कुछ टर्म्स में लिख रहा हूँ, जैसे कि होमोजाइगस एलील। होमोजाइगस एलील, होमो का मतलब क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर। होमो का मतलब Sir, same amount, sir, same. सेम ना, सेम सेम सेम, मोटा मोटी बोला जाए तो सेम, दैट इज होमो। तो होमोजाइगस एलील कहने का मतलब एलील्स which are in same condition. Example जैसे कि such as, ठीक है, कैपिटल टी है ना, एक मदर से पा रखे हैं और एक फादर पोर्शन से आ रखा है, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका होमोजाइगस एलील। ये भी क्या कहलाएगा? होमोजाइगस एलील, होमोजाइगस, ठीक है। नाउ हेटेरोजाइगस कहने का मतलब क्या होगा जी? Sir, different. ना, alleles having different conditions, alleles having different condition, such as कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको क्या कहेंगे हम लोग? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस एलील्स हो गया, होमोजाइगस हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया, एलील हो गया, जीन हो गया, और क्या बता दे? यूनिट स्क्वायर, यूनिट, ये सब कुछ टर्म्स है ना। यूनिट स्क्वायर कहने का मतलब एक स्क्वायर है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक्स में। इट इज अ स्क्वायर यूज्ड इन जेनेटिक्स। सबका आप देखेंगे यूजेस हम, टू फाइंड द possible combination of or possible possible progeny genotype and phenotype। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर को हम लोग यूनिट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे हम कैपिटल टी लिख रहे हैं, कैपिटल टी लिख रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल टी लिख रहे हैं, स्मॉल टी। यूनिट स्क्वायर हमने यहाँ पे व्हाइट से बनाया, फाइन। कैपिटल टी डाल दिए, कैपिटल टी डाल दिए, इस तरफ हम स्मॉल टी डाल रखे हैं, स्मॉल टी। तो देखो यहाँ से हमें ये पता चल गया, ये पता चला ना, इनके बारे में पता चला, प्रोजेनी का एलेलिक कंडीशन कैसा है ये पता चला। तो यूनिट स्क्वायर इस तरीके का एक स्क्वायर है, फाइन। नेक्स्ट हम कह रहे हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप कहने का मतलब क्या होता है कि एलील्स का कंडीशन। जीनोटाइप कहने का मतलब होता है द कंडीशन ऑफ एलील्स, द टाइप्स ऑफ एलील्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलील कह सकते हैं। ये फिनोटाइप कहने का मतलब, ठीक है, फिनोटाइप कहने का मतलब है कि एलील्स के चलते किस प्रकार का कैरेक्टर दिख रहा है ना, किस प्रकार का ट्रेट दिख रहा है, उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। जैसे कि थोड़ा समझेंगे है ना, इसका जीनोटाइप हो जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट
है ना। इसका कंडीशन हो जाएगा होमोजाइगस और रिसेसिव, है ना। इसके चलते पौधे का हाइट टॉल होना है और इसके चलते पौधे का हाइट शॉर्ट होना है ना। तो फिनोटाइप कहने का मतलब हो जाएगा शॉर्ट, जीनोटाइप कहने का मतलब हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे फिनोटाइप कहने का मतलब हो जाएगा टॉल और जीनोटाइप कहने का मतलब हो जाएगा कैपिटल टी या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट। समझ में आया? Can you explain once again? हाँ बताऊँ ना, एक्चुअल फिजिकल है ना। जीनोटाइप कहने का मतलब कि किस प्रकार के जीन इन्वॉल्व है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव है या फिर हेटेरोजाइगस है ना, वो जीनोटाइप बताएगा। जीनोटाइप मतलब बताता है किस प्रकार के एलील्स होने हैं। जीनोटाइप को हम देख नहीं सकते, पौधे के अंदर हम जाके देख नहीं सकते जीनोटाइप, लेकिन फिनोटाइप कहने का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल ट्रेट जो हम देख सकते हैं अपने आंखों से, ठीक ना। यही होता है जीनोटाइप, मतलब किस प्रकार का जीन प्रेजेंट है पौधे के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको कहेंगे हम लोग जीनोटाइप। फिनोटाइप कहने का मतलब देख के हम बता देंगे कि हाँ इसका कैरेक्टर टॉल है, मतलब इसका कैरेक्टर डोमिनेंट में है या रिसेसिव में, ठीक है। Yes, sir. एक्चुअल में Yes, sir. हम अपने आंखों से देख सकते हैं, फिनोटाइप को हम देख सकते हैं। जैसे कि फूल का कलर है लाल या पीला, देख पा रहे हैं ना, लेकिन वो Yes, sir. लाल पीला किस प्रकार के जीन के चलते हो रहा है वो हम देख नहीं पाएंगे। हाइपोथेटिकली हम निकाल सकते हैं, ठीक ना, देख नहीं पाते हैं। तो जीनोटाइप प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर, फिनोटाइप हम अपने आंख से देख सकते हैं। Yes, I got it. Okay, it can be seen by eye, ठीक ना, without any aid, without any looking at, can't be seen, इसको हम लोग देख नहीं सकते, can be seen। जीनोटाइप, जीन को हम नहीं देख सकते, ठीक है। जीन को देखने के लिए आपको पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए और आप देख नहीं सकते, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। सेल को हम समहाउ देख पा रहे हैं ना, सेल के अंदर डीएनए हम देख पा रहे हैं, डीएनए के अंदर किस प्रकार का न्यूक्लियोटाइड्स है उनको देखना मुश्किल है, लेकिन हाँ हम पता कर लेंगे कि कौन से प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसर मशीन आता है, उससे हम जान सकते हैं। हो गया जीनोटाइप, फिनोटाइप, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, एलील, डोमिनेंट, रिसेसिव, यूनिट स्क्वायर, F1 सर हाँ बोलो। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, यूनिट स्क्वायर का डेफिनेशन हाँ लिख। हाँ स्क्वायर पूछ सकता है ये, ठीक है। ट्रू फॉल्स में इसका यूज है, हम आगे बताएंगे। हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स मतलब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये होते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन होता है इसका, छोटा सा डेफिनेशन है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यस सर हो गया। ठीक है। F1 जनरेशन बता रहे हैं, F1 जनरेशन, फिलियल वन जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन, ठीक ना। F1 का मतलब होता है, F1 जनरेशन मतलब फिलियल जनरेशन, पहला जनरेशन, ठीक है। ये हो गया, और कुछ बताएं इसमें? नहीं। ठीक है, चलिए एक और हम जेनेटिक्स का डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग आते हैं क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग जेनेटिक्स, ठीक है ना। एक और डेफिनेशन हम दे चुके हैं पहले ही,
एक और डेफिनेशन देना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसको जेनेटिक्स कह सकते हैं, बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर एक और डेफिनेशन में दे रहा हूँ यहाँ पे। अशोक सिर्फ बिना नहीं है। हाँ बोलना वो ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेंगे, हो जाएगा तो बोलेंगे। So done. ओके, चलिए। सो जेनेटिक्स तो ये कह रहा है कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स के पास है वो ऑफस्प्रिंग में जाता है, मतलब प्रोजनी के पास जाता है। ठीक ना, फाइन। इस चीज को प्रूव करना शुरू कर दिया इंसानों ने, बताना शुरू कर दिया कि भैया कैसे ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर पहुंचता है फ्रॉम पेरेंट्स। तो स्टडी करने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जिनमें से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडल। ठीक है, जॉर्ज मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स पे काम करा, है ना। 80s
80s के आसपास इन्होंने काम करा है जेनेटिक्स के ऊपर, है ना। जो उन्होंने चीजें कही थी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, उनके मरने के बाद समझ में आया कि हाँ जो मेंडल कह गए थे वो सही है ना। मेंडल ने क्या करा, ही वॉज अ पास्टर टू ए चर्च, है ना। उन्होंने क्या करा, मटर का पौधा सेलेक्ट करा अपने रिसर्च के लिए ना। मटर का पौधा सेलेक्ट करा और उन्होंने ब्रीडिंग शुरू कर दी, अपना रिसर्च शुरू कर दिया, है ना। उन्होंने 2 मटर का पौधा लिया, एक छोटा मटर का पौधा लिया और एक बड़ा मटर का पौधा लिया। उन दोनों को ब्रीड कर दिया, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, है ना। तो पहला जनरेशन में सारे पौधे छोटे लंबे हाइट के थे, सारे पौधे लंबे हाइट के थे, है ना। तो उन पौधों से सीड को हार्वेस्ट करा उन्होंने, है ना। सीड को हार्वेस्ट किया, रख लिया, है ना। यहाँ पे उन्होंने कंक्लूड करा कि ऐसा क्या चीज है जो जो पेरेंट से आ रहा है, मतलब कि पोलन ग्रेन से आ रहा है, ओवा से आ रहा है ना। फर्टिलाइजेशन हुआ, बीज बना, उस बीज को लगाया तो सारे पौधे का हाइट लंबा ही हो गया। तो ऐसा क्या चीज है जिसके चलते पौधे का हाइट बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ही सिलेक्टेड पी प्लांट, फॉर एग्जाम्पल ये पी प्लांट उन्होंने सिलेक्ट करा, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। सर हाँ बोलो। सर पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया, और कोई प्लांट क्यों? सेलेक्ट कर सकते थे, पी प्लांट सेलेक्ट करने के पीछे बहुत सारा रीजन है ना। अपना लाइफ साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है, इट हैज 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल है इसमें। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग का नहीं आता, क्लास 12 मेडिकल में पूछता है कि व्हाई सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज रिसर्च। मतलब देखिए कोई भी काम करते हैं ना, उसमें हमारा आसानी से फेच होने वाला चीज होता है, इसीलिए हम वो काम करते हैं, उस चीज को हम लोग लेके करते हैं, मतलब हमको आसान है भाई उस चीज को काम करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, इसीलिए करते हैं। सो पी प्लांट में बहुत सारे खासियत था, जैसे कि मैंने बोला क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, अपना लाइफ साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है इसके पास। फाइन, सो क्या करा, यहाँ से पोलन लिया उन्होंने, मेल लेते फीमेल होगा, पोलन ग्रेन लिया, ओवा लिया, दोनों को क्रॉस करा, है ना। क्रॉस करा तो इसके चलते एक सीड बना, ठीक ना। इस सीड को जब उन्होंने बो दिया तो पौधे का हाइट क्या हुआ, लंबा हुआ, इंटरमीडिएट में नहीं हुआ, ठीक ना, लंबा हुआ। ये भी लॉन्ग था, ये लॉन्ग पौधा है, ये शॉर्ट पौधा है। जब इन दोनों का इस्तेमाल करके रिप्रोडक्शन करा गया तो पौधा आया, वो भी लॉन्ग था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेंडल ने कंक्लूड करा कि ऐसा क्या चीज है भैया कि इस बीज के अंदर जा रहा है, और ये बीज को जब हम लगा रहे हैं तो ये अपने पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, इट इज रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ इट्स पेरेंट। कम ऑन, पुकारे भरो हाँ या ना। Yes, sir. ओके, सो मेंडल ने कहा समथिंग इज देयर व्हिच इज पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो वो समथिंग को उन्होंने नाम दिया था उस समय फैक्टर, ठीक है, उस समय नामकरण किया था कि फैक्टर है, सम फैक्टर इज पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जिसके चलते ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट का तरह कैरेक्टर शो कर रहा है। फाइन, Yes, sir. तो वहां से जेनेटिक्स प्रूव होना शुरू हो गया, जो डेफिनेशन था यहीं पे आप प्रूव हो गया ना। मान के चलो ये शॉर्ट प्लांट है, ये मटर है, ठीक ना, दिस इज पी, दिस इज ऑल्सो पी। इसको लगाया गया तो जैक फ्रूट तो नहीं ना आया जी, यहाँ पे टमाटर तो नहीं ना आया, पी ही आया ना जी, मटर ही तो आया। इसका मतलब इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है
हेरिटेबल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जा रहा है ना। तो जेनेटिक्स यही कहता है इट इज अ स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, उस समय उन्होंने फैक्टर दिया था, बाद में चल के इसको जीन कहा गया था। लेटर ऑन इट वाज टर्म्ड एज जीन। फाइन, जीन का डेफिनेशन दे दिया गया। मेंडल्स ने और रिसर्च करी, है ना, और रिसर्च करा, और रिसर्च के दौरान उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए। आगे चल के उनके स्टूडेंट्स ने इस प्रिंसिपल्स को लॉ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है मेंडल्स लॉ। ठीक है, 3 पॉपुलर लॉ है, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या होते हैं लॉज हम बाद में बताएंगे, पहले ये समझ लें कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग जेनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। जेनेटिक्स में हम लोग जानते हैं कैसे, हाउ द कैरेक्टर पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये पढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे गैमेट्स के माध्यम से पेरेंट्स का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में आता है ना। ओके, George Mendel worked on garden pea, Pisum sativum, several years and wrote several principles. Those principles today known as has taken the form of law. ठीक है, सो 3 मेंडल्स के लॉ है। देयर आर 3 लॉस ऑफ मेंडल। ठीक है, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, law of law of segregation, law of segregation and law of independent assortment. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 लॉ है जो मेंडल ने दिया। मेंडल ने नहीं, मेंडल के प्रिंसिपल्स का निचोड़ है ये सब। ठीक है, वेयर दिस इज नॉट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल नहीं है, नॉट यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल कहने का मतलब, So it is not applicable on each of the every organism. yes sir, for every सभी organism. हाँ, every it is applied on everybody. उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल। नॉन यूनिवर्सल मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होगा, कहीं अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज लॉ, लॉ होगा ना जी, लॉ ऑफ, क्या लिखे, लॉ लिखे। ठीक है, लॉ ऑफ, फिर क्या लिखे,
It is universal. And law of independent assortment is also not universal. It is also not universal. ठीक है, ये भी यूनिवर्सल नहीं है. आगे बढ़ें, यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे. आज बहुत सारे नए नए टर्म्स बताएं आप लोग को, उसको पढ़ो जरा. ठीक नहीं, ये पूरा कहानी स्टार्ट होता है जब मैंडल्स ने मटर पे काम करना शुरू कर दिया. मैं शेयर कर रहा हूँ, और जहाँ पे भी डाउट हो रहा है जल्दी से पूछेंगे आप लोग. क्लास 10th ना. शिफ्टेड टू कहाँ? 24th ना. Yes, sir. 24th October at 10. 10 at 1000 hours. 1000 hours कहने का मतलब कितना हुआ? 1000 hours कहने का मतलब who can say 1000 hours कहने का मतलब कितना हुआ? नहीं समझे? बीच में कुछ गैप नहीं दिए तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग. अब समझे? Yes, sir. at ओके एट 1000 hours कहने का मतलब 10 बजे मॉर्निंग में. किसने भेजा? अभी मैंने एक और में भेजना है. फोर 400 आवर्स कहने का मतलब कितना टाइम हुआ जी? Sir, 4 a.m. 4 AM. ठीक है, ठीक है. 1700 कहने का मतलब 1700 5 p.m. 5 PM इवनिंग. ठीक है. सो जेनेटिक्स का नोट्स है आप लोग के पास, बुकलेट है, वहां से भी फॉलो कर सकते हैं, है ना. मेरा नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं. योर विश, कहीं से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो, नो इश्यू. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी, एनसीईआरटी का सॉल्व करें, बुकलेट का सॉल्व करें, कहीं का भी करें, लेकिन करेंगे जरूर. अभी मैं अपडेट कर दे रहा हूँ. क्लास खत्म हो गया, यू गाइस कैन साइन ऑफ. एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुकलेट का. आ गया. टुडे इज 21st. It was lecture number human reproduction, lecture number 1st ना.
have a doubt, sir. Yeah, you can ask. Sir, Punnett square, sir, is it a device? क्या आप बोल रहे हो? फिर से बोलेंगे, Sir, स्पेल आउट करेंगे Punnett, स्पेलिंग. the PUNNET, Punnett square is a device. I'm not able to get the Punnett what is- square. नहीं नहीं, Punnett square is not a device. It's simply a box. Punnett square, PUNNET, स्पेलिंग मुझे करेक्ट करना पड़ेगा. PUNNET होगा. PUNNET में लिखा हूँ. PUNN कैपिटल 2 T होगा. ठीक है, यहाँ पे 2 T करेंगे. PUNNET होगा. पनेट स्क्वायर कहते हैं. ठीक है, मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ अभी. कहाँ कर रहे थे? इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. पीनट स्क्वायर या पनेट स्क्वायर कहते हैं. ये देखो, ये कोई डिवाइस नहीं है. ठीक है, ये रहा पीनट स्क्वायर. जो स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको कहते हैं पीनट स्क्वायर. इसमें कैपिटल जी स्मॉल जी उसको नहीं देखिए, बस बॉक्स देखिए. इस पार्टिकुलर बॉक्स को कहा जाता है पनेट स्क्वायर. ठीक है, ये डिवाइस नहीं है. Okay, sir. ओके, और कुछ डाउट है पूछेंगे. Sir, in the notes I have a doubt. यू कैन आस्क. इसमें देखो जरा, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, जो 2 ग्रीन कलर है, उसको क्या कहेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे या हेटेरोजाइगस कहेंगे? Sir, two green, sir, homozygous. अच्छा, होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे या होमोजाइगस रिसेसिव कहेंगे? Sir, homozygous recessive. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ जी, बताओ क्या डाउट था आपका नोट से? Sir, in the notes you have written recessive, in that recessives are weak alleles. Then second point, I have doubt in the third point. That if two dominant alleles are present, then कहाँ है? अभी बताएंगे. ये वाला, यू हैव डाउट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. यहाँ पे yes, sir, the third powerful point. allele. Yes, sir. Third point, which one? If two dominant Sir, alleles are present, is this? I'm not. What is written there? If two dominant alleles are present, then it can express the character. रुको. If two dominant alleles, क्या लिखा हूँ यार मैं? यहाँ पे डोमिनेंट नहीं यार, यहाँ पे रिसेसिव होना चाहिए. लेट मी करेक्ट इन दैट मास्टर नोट्स. यहाँ पे गलत है. कहाँ गया हम लोग का नोट्स? यहाँ पे रिसेसिव आएगा. वेरी गुड, है ना? If two recessive alleles are present, then it cannot express the character as strong as the dominant alleles do while present in dominant condition. कहने का मतलब ये मिल के, है ना, हाइट को टॉल नहीं बना सकते, लेकिन ये हाइट को टॉल बना सकता है. ये भी हाइट को टॉल बना सकता है ना. ये हाइट को टॉल बना सकता है, लेकिन ये नहीं बना सकता. यही हम बताना चाह रहे हैं यहाँ से. And sir, if small t, okay, sir, small t and one small t and one capital T can make the height tall. Yes. Okay, sir. Okay, sir, I got it. Okay, I'm sending this fresh. मैं फिर से भेज रहा हूँ इसको.
पहले वाले को डिलीट कर देंगे, मैं ही कर दे रहा हूँ। वेरी गुड, जाएगा इससे डायरेक्ट नहीं जाएगा। वाह चला गया, नहीं गया, गया नहीं गया। No, sir. Let me send again. Fine, I'm signing off. We'll meet on 24th. ठीक है? Okay guys.